हेलो फ्रेंड्स, चेज द गोल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर आप सबका हार्दिक स्वागत है। हम लोग चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के लिए जो मैथमेटिक्स है उसको लेकर के बात कर रहे थे और हम परसेंटेज को लेकर के बात कर रहे थे। परसेंटेज के जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, हम उन्हीं को लेकर के बात कर रहे थे। तो अगर आपने जो प्रीवियस जो अपने वीडियोस हैं वो नहीं देखे हैं तो पहले आप उन वीडियोस को देखिए, ताकि जो भी हमारे द्वारा कॉन्सेप्ट आपको बताए गए हैं वो आपके क्लियर हो सके। ठीक है, तो 30 क्वेश्चन तक हम लोग कल की क्लास में देख चुके थे। आज हम 31 क्वेश्चन से देखना शुरू करेंगे। तकरीबन परसेंटेज के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं वो सारे के सारे हमने एक जगह पर कलेक्ट कर लिए हैं, और निश्चित रूप से परसेंटेज से यदि कोई क्वेश्चन आएगा तो आपको इन्हीं एक्सरसाइज में से देखने को मिलेगा। तो ज्यादा से ज्यादा आप वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा आप वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस क्लास का फायदा मिल सके। तो चलें क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 31 क्या है? एक स्काई केबल के अभिदान के लिए एक वर्ष के लिए 1785 रुपए अदा करता है। साल के अंदर कितने रुपए अदा करता है? 1785 रुपए अदा करता है। यदि मासिक अभिदान 175 रुपए हो, यदि वह एक महीने के 175 रुपए देता हो, तो बताओ एक महीने के 175 दे रहा है तो वो 12 महीने के कितने देगा? तो इसके लिए आप 175 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे, कितना आएगा वो देखो। 12 पंजे 60 का 0 हासिल आ गया 6, 12 से 84 और 6 90 का 0 हासिल आ गया 9, 12 कम 12, 12 और 9 कितना आ गया अपने पास? 21। यानी कि यदि वो एक महीने के 175 रुपए देता तो साल के कितने देता? 2100 रुपए देता। लेकिन साल के तो 2100 रुपए नहीं देता, वो तो साल के 1785 रुपए देता है। साल के कितने रुपए देता है? 1785। तो आप ये देखो 1785 से 2100 कितना ज्यादा है। वो अपने से यही तो पूछा है कि उसको कितना डिस्काउंट मिला है। तो 1785 से 2100 कितना ज्यादा है? तो साफ साफ पता लग रहा है। देखो इसको मान लो आप 1800, फिर 1900, 20, 2000 और 2100, यानी कि वो देता है 315 रुपए कम देता है। तो डिस्काउंट कितने रुपए का मिला है? 315 रुपए का मिला है। कितने के ऊपर मिला है? 2100 के ऊपर मिला है। क्योंकि परसेंटेज में निकालना है तो आपने इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। बस सिंपल सा काम है, इसको सोल्व कर देते हैं। इन दो जीरो से इस दो जीरो को काट दो। 7 से काटते हैं, 7 त्रिक 21, और ये हो गया आपका 7 चौक 28 और 7 पंजे 35। इसको आप काटोगे तो कितना आ जाएगा अपने पास? 15%। तो 15% जो है वो अपना करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4। यानी कि उसको डिस्काउंट कितने रुपए का मिला है? उसको डिस्काउंट जो हो कितने परसेंटेज का मिला है? जो डिस्काउंट मिला है वो 15% का मिला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। यदि एक भिन्न के अंश को 200% और हर को 160% बढ़ा दिया जाए तो परिणामी भिन्न 7/13 होता है। मूल भिन्न क्या है? ये दोस्तों इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिएगा। काफी बार एग्जाम में इस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। मान लो कि जो मूल भिन्न है वो क्या है? x/y है। उसने क्या कहा? यदि भिन्न के अंश को 200% बढ़ाया जाए तो स्टार्टिंग में तो अंश 100% होता है, लेकिन उसको आपने 200% बढ़ा दिया तो स्टार्टिंग में 100% था, उसको 200% बढ़ाओगे तो अब जो अंश की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 300x/100 हो जाएगी। ठीक है, अब उसने क्या कहा? हर को 160% बढ़ा दिया जाए। पहले हर 100 था, तो आपने उसको 160 बढ़ा दिया तो हर कितना हो गया? 260y/100 हो गया कि नहीं हो गया? बिल्कुल हो गया। और परिणामी भिन्न, ये सब करने पर जो परिणामी भिन्न है वो कितना हो जाता है? 7/13 हो जाता है। तो ये किसके इक्विवेलेंट है? 7/13 के है। तो 100 से 100 कटेगा। तो जब भी इस प्रकार का सवाल आए तो हमेशा 100 से ये 100 कट जाता है। तो बताओ इस 100 को लिखने की जरूरत है क्या? इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अपने को जितना कम लिखने का मौका मिले उतना ही सबसे बेस्ट काम है, उतना ही अपना टाइम बचेगा। तो आपको एग्जाम में डायरेक्ट ये वैल्यूज लिखनी है। 300x/260y किसके बराबर है? 7/13 के बराबर है। बस यहां से आप x/y की वैल्यूज निकाल लो। इस 0 से ये 0 कट गया। अब इसको काटते हैं। देखो ये आ गया अपना 15, ये आ गया 13, 13 से ये 13 कट गया। तो यहां से x/y की वैल्यू निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 7/15। तो 7/15 जो है वो मूल भिन्न की क्या है? वैल्यू है। तो ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 5 जो है वो यहां पर सही जवाब हो जाएगा।
ये जो 5 नंबर ऑप्शन है ये मैंने इसीलिए डाला है ताकि आप अपने आंसर के ऊपर श्योर हो। ये जो 5th ऑप्शन होता है ना, इनमें से कोई नहीं, इनको लगाना अपने आप में एक चैलेंजिंग टास्क होता है। कई बार स्टूडेंट ये सोचते हैं कि यार कहीं मैंने गलत तो नहीं कर दिया, इसलिए क्या करते हैं वो 1 से 2 बार वापस क्वेश्चंस को चेक करते हैं। तो नन ऑफ दीज आप उसी केस में लगा सकते हो जब आपने क्वेश्चन को बिल्कुल सही तरीके से अटेम्प्ट किया है। ठीक है, इसलिए मैं कहता हूं कि जब भी क्वेश्चन करो ना, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से किया करो। चलें अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, 280 वर्ग फुट के प्लॉट की कुल लागत का 25% कितना है? 1,32,370 है, यानी कि जो कुल लागत है वर्ग फुट के प्लॉट की कुल लागत का 25% कितना है? 132,370 है, यानी कि 25% की वैल्यू तो उसने अपने को दे दी। तो जिसकी वैल्यू दी है वो क्या है? 25%। 25% किसके बराबर है? 132,370 के बराबर है। तो आप पहले ये निकाल लो कि प्लॉट की कुल लागत कितनी है। प्लॉट की कुल लागत कितनी है ये हम निकाल लेते हैं। तो 25 की वैल्यू अपने पास है, कुल लागत तो 100% होगी, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो भी प्लॉट की कुल लागत है वो अपने पास आ जाएगी। लेकिन उसने पूछा क्या है? प्लॉट की प्रति वर्ग फुट दर क्या है? प्रति वर्ग फुट जो दर है वो उसके द्वारा पूछी गई है। तो यहाँ पर ये 280 वर्ग फुट के प्लॉट की लागत बताई गई है, तो आप इसको 280 से डिवाइड कर दो, तो जो भी प्रति वर्ग फुट की दर है वो अपने पास आ जाएगी। बस अब अपने को सोल्व करना है। सोल्व करते हैं। देखो, इस जीरो से इस जीरो को उड़ा दो, 25 चौके 100 होता है। इसको काटते हैं, चलो 7 से काट देते हैं, 7 चौक 28। इसको 7 से काटेंगे तो 7 एकम 7 बच गया 6, 7 8 56, कितना बच गया? 6 बच गया। 7 9 63 और 7 एकम 7। ठीक है, अब इस 4 से ये 4 कट गया, तो अपने पास कितना बचा? 1891 बचा ना अपने पास। तो जो 1891 है वो अपना यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। कितना सिंपल सवाल है, बस आपको करना क्या है, जो भी क्वेश्चन दिया गया है उसको ढंग से समझना है। देखो होता क्या है, कोई सा भी क्वेश्चन हो चाहे आपके सामने, हर क्वेश्चन जो है वो 3 स्टेप के अंदर सोल्व होता है। पहली स्टेप है कि आप उस क्वेश्चन को ढंग से समझें कि वो क्वेश्चन आपसे कहना क्या चाह रहा है। पहले क्वेश्चन को आप समझिए। फिर सेकंड स्टेप होती है कि आप उस क्वेश्चन के ऊपर लगने वाले कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला को सोचिए कि क्या तो कॉन्सेप्ट लगेगा, और इसके ऊपर यदि कोई फॉर्मूला लग सकता है तो फॉर्मूला किस प्रकार का लगेगा। और जो तीसरी स्टेप होती है वो होती है आपकी कैलकुलेशन की। तो 3 स्टेप में क्वेश्चन सोल्व होते हैं। अगर पहली स्टेप आपने सही लगाई है, दूसरा स्टेप आपने सही लगाया है, यदि तीसरी स्टेप में आपने गलती कर दी तो जो स्टार्टिंग के 2 स्टेप हैं उनके पूरे का पूरा सत्यानाश हो जाएगा। इसलिए जो क्वेश्चन करिए ना वो आराम से करिए। अगला क्वेश्चन देखें। देखिए, यदि एक संख्या और उसके 1/5 के बीच 84 का अंतर है तो संख्या क्या होगी? अब इस क्वेश्चन के लिए आपको लिखने की भी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। आप ये मान लो कि वो संख्या क्या है? 1 है। यदि एक संख्या और उसके 1/5 के बीच, यानी कि 1 - 1/4 करोगे तो कितना आ जाएगा? 4/5 आ जाएगा। और उस 4/5 की वैल्यू कितनी दी गई है अपने को? 84 दी गई है। तो 4/5 किसके बराबर है? 84 के बराबर है। तो संख्या क्या है? यानी कि एक तरीके से 1 की वैल्यू पूछी है इसने। तो बता दो, 4 से काटते हैं, देखो 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 21 पंजे 105 होता है। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 105 आ गई। थर्ड नंबर ऑप्शन हो गया। ज्यादा लिखना ही नहीं पड़ा। ठीक है, हो सकता है किसी के समझ में ना आया हो तो एक बार मैं थोड़ा सा इसको डिटेल में लिखकर बता देता हूं। देखिए, यदि एक संख्या और उसके 1/5 के बीच 84 का अंतर है, मैंने मान लिया कि वो संख्या क्या है? 1 है। 1 का 1/5 करोगे तो कितना आएगा? 1/5 ही तो आएगा, 1/5 आएगा। उसने अंतर की बात की है तो अंतर निकाल लो। ये अंतर किसके बराबर है? 84 के बराबर है। अब अपने को एग्जाम में कभी इतना लिखना नहीं है, ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये हमेशा माइंड में किया करो। ठीक है, अब देखो ये अपने पास कितना आ जाएगा? 1 से आप 1/5 को माइनस करोगे तो अपने पास आ जाएगा 4/5। ये बराबर है 84 के। फिर ये देखो काटेंगे इसको, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, यहां से 1 की वैल्यू निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 105। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगर किसी भी क्वेश्चन में आपके कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे जरूर पूछिएगा। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको उसका रिप्लाई मिले। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35।
और ये जितने भी क्वेश्चन है दोस्तों सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ऐसे ही क्वेश्चन जो है वो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, इसलिए आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बहुत ही अच्छे तरीके से करें। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखिएगा। एक छात्र को 6 प्रश्न पत्रों में 64% अंक मिले हैं। एक छात्र है, उसको 6 प्रश्न पत्रों में कितने अंक मिले हैं? 64% अंक मिले हैं। प्रत्येक प्रश्न पत्र 150 अंकों का था। वो टोटल पेपर कितने हैं? 6 हैं। एक पेपर आपका 150 का है तो 6 कितने के हो गए? 900 के हो गए ना। तो पेपर जो है वो टोटल आपके कितने नंबरों का है? 900 नंबरों का है। और यहां पर हम क्या लिखते हैं? जितने नंबर मिलते हैं टोटल उन्हीं को ऐड करके ऊपर लिखते हैं, उसको हमने XT लिख लिया। यानी सभी जो प्रश्न पत्र हैं उसमें उसने जितने भी अंक अर्जित किए हैं उनका सम यहां पर हमने लिखा है XT करके। और उसने क्या कहा है? 64% अंक मिले हैं तो परसेंटेज में लिखना है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो। ये इक्विवेलेंट किसके आ गया? 64 के आ गया। अब यहां से XT की वैल्यू निकालते हैं तो इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया। यहां से XT कितना आएगा? ये 9 उधर मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा? 9 चौक 36 का 6, हासिल आ गया 3, 9 चौक 54 और 3 57। यानी कि उसको 6 प्रश्न पत्रों के अंदर टोटल कितने अंक मिले हैं? 576 अंक मिले हैं। ठीक बात है। उसने क्या कहा? उसे हिंदी और अंग्रेजी में मिलाकर उसके कुल अंकों के 25% अंक मिले हैं। कुल अंक इतने मिले हैं ना, तो इंग्लिश और हिंदी में उसे कुल अंकों का 25% अंक मिला है। तो इंग्लिश और हिंदी के ही उसने क्या पूछे हैं? देखो, इन दोनों प्रश्न पत्रों में उसे कुल कितने अंक मिले हैं, यानी कि हिंदी और इंग्लिश के नंबर पूछे हैं। तो इसका 25% निकाल दो, वो हिंदी और इंग्लिश में मिले हुए नंबर होंगे। अब मैंने आपको क्या कहा था? 25% निकालने के लिए आप इसको ऐसे मत लिखना 576 इंटू 25/100, ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है। आप क्या करो, 576 का पहले आधा करो, वो तो हो जाएगा 50%। फिर उसका अगेन आधा करो तो वो आ जाएगा अपने पास 576 का 25%। करें इसका आधा। देखो, 2 दूने 4, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16। ये तो मैंने 50% निकाला है 576 का। अब आप 288 का भी आधा कर दो तो 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 चौके 8। ये लो, ये 144 क्या आया है? ये 144 आया है 576 का 25%। ठीक है, तो ये 144 क्या है? हिंदी और इंग्लिश में उसने जितने भी नंबर प्राप्त किए हैं उनकी संख्या है। तो ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? ऑप्शन नंबर 4 तो ऐसा ही है। ठीक है, समझ में आया होगा सवाल, बहुत ही सिंपल सा सवाल था। अगला सवाल देखते हैं। ये देखिए, श्री नटवर लाल ने अपनी संपत्ति का 50% अपनी पत्नी को दे दिया और शेष धनराशि अपने 3 पुत्रों को बराबर बराबर बांट दी। यदि प्रत्येक पुत्र को 3250 रुपए मिले तो उसके पास कुल कितनी संपत्ति थी, ये अपने को बताना है। चलिए जी बताते हैं। मान लो कि उसके पास जो टोटल संपत्ति थी वो कितनी थी? 100 थी। अब उसने क्या कहा? जैसा वो कहेगा वैसा वैसा हम करते चलेंगे और देखना फाइनल लास्ट में अपना आंसर आ जाएगा। श्री नटवर लाल ने अपनी संपत्ति का 50% अपनी पत्नी को दे दिया, यानी ये तो उसकी टोटल संपत्ति है 100। इसका 50% उसने किसको दे दिया? अपनी वाइफ को दे दिया। तो 100 में से 50 तो दे दिया, पीछे उसके पास कितना बच गया? 50 बच गया। ये तो वाइफ को दे दिया और ये उसके पास बच गया। ठीक है, अब उसने क्या कहा? और शेष धनराशि अपने 3 पुत्रों को बराबर बराबर बांट दी। यानी कि ये जो बची हुई धनराशि है ना 50, ये 3 पुत्रों को बराबर बराबर बांटेगा तो एक पुत्र को कितना मिलेगा बताओ? 50/3 मिलेगा। 50/3 ही तो मिलेगा। और उसने क्या कहा है? यदि प्रत्येक पुत्र को 3250 रुपए मिले हों, यानी कि 50/3 की वैल्यू किसके बराबर हो गई? ये तो 3250 के बराबर हो गई। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो यहां से अगर हम इसको सोल्व करें तो इस जीरो से इस जीरो को काट दो, 5 से काटते हैं। देखो, 5 30, 55 25, फिर 1 कितना आ जाएगा अपना? 65 को मल्टीप्लाई कर दो 3 से, ये अपने पास आ जाएगा 3 5 15, 5 हासिल है 1, 6 18 और 1 19, 195। उसने क्या पूछा है? उसके पास कुल कितनी संपत्ति थी, यानी कि अपने को 100 की वैल्यू बतानी है। 1 की वैल्यू अपने पास है 195, तो बताओ 100 की वैल्यू नहीं बता सकते क्या? इस 1 को मल्टीप्लाई कर दो 100 से, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो अपने पास कितना आ जाएगा? 19500। तो 19500 जो ऑप्शन नंबर 2 है वो सही जवाब होगा। यानी कि जो नटवर लाल जी है, नटवर लाल जी की जो संपत्ति है वो कितनी है? 19500 है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। जब y में x जोड़ा जाता है तो कुल होता है x का 130%। तो दो संख्याओं के बीच अंतर कितना है? अच्छा सवाल है ये। और ये जो ऑप्शन है ये मैंने इस तरीके से डाले हैं ताकि आप इसमें कंफ्यूज हो जाएं।
भाई यहां पर कंफ्यूज होंगे तो वो चल जाएगा, लेकिन एग्जाम में आप कंफ्यूज हो जाओगे वो नहीं चलेगा। इसलिए जिस प्रकार के भी ऑप्शन आपको मिल सकते हैं वो सारे के सारे मैंने यहां पर डालने की कोशिश की है। अब यहां पर देखो इसने क्या कहा है, जब y में x जोड़ा जाता है, जब y में x को जोड़ा जाता है तो कितना आता है, तो कुल होता है x का 130%, यानी कि x का 130% होता है। तो उसने पूछा क्या है, तो दो संख्याओं के बीच अंतर क्या है, कुल मिलाकर उसने ये पूछा x माइनस वाई क्या है। तो बताओ आप यहां से x माइनस वाई निकाल पाओगे क्या? भाई कैसे निकालोगे, इस जीरो से इस जीरो को काटोगे, फिर इस 10 को इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 10y प्लस 10x इक्वल टू 13x आ जाएगा। अब और दिमाग का यदि आप लगाओगे तो आप सोचोगे कि यार x माइनस वाई मैं कैसे निकालूं, क्यों ना मैं इस x को इधर ट्रांसफर कर दूं। तो इधर ट्रांसफर करोगे तो कितना आ जाएगा अपने पास, 3x इक्वल टू 10y आ जाएगा। तो अपने पास तो यहां से आप x माइनस वाई निकाल ही नहीं पाओगे। तो आप निकाल पाओगे क्या? नहीं निकाल पाओगे। तो यहां पर जो ऑप्शन आएगा आपका वो आएगा ऑप्शन नंबर 4, ज्ञात नहीं कर सकते। आप x और y के बीच में जो डिफरेंस है वो फाइंड आउट ही नहीं कर सकते। देखो जैसे उसने कहा y में x जोड़ा जाता है, हमने y में x जोड़ा, तो कुल कितना होता है x का 130%, हमने x का 130% निकाल दिया। उसके बाद में जो भी पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं जो हम समझ लो एग्जाम के अंदर कर सकते हैं, वो वैसा मैंने करने की कोशिश की। मैंने 10 को इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो 10y प्लस 10x आ गया, इक्वल टू कितना आ गया, 13x आ गया। फिर मैंने इस x को उधर ट्रांसफर कर दिया तो अपने पास कितना आ गया, 10y इक्वल टू 3x आ गया। अब यहां से बताओ आप कैसे निकालोगे x और y का जो डिफरेंस है वो। ठीक है, तो आंसर यहां पर आपका कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, आप ज्ञात ही नहीं कर सकते। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। विपिन अपने मासिक वेतन का 52% खर्च गृह खर्च पर करता है। 52% जो है वो गृह खर्च पर कर देता है, घर के अंदर कोई भी खर्चा वर्चा होता है उस पर कर देता है 52% खर्चा, और 23% अन्य खर्च पर करता है, 23% किसी अदर जगह पर खर्च करता है। यदि वह 4500 रुपए बचाता है तो उसका मासिक वेतन कितना है? अच्छा सवाल है, जैसा अभी हम लोगों ने नेटवर्लाजी वाला किया कुछ वैसा ही सवाल है। देखो मासिक वेतन का 52% कहाँ खर्च करता है, गृह खर्च पर खर्च करता है। मान लो उसका मासिक वेतन कितना है, 100 है, 52% खर्च कर दिया, चलो 52% खर्च कर दिया, और 23 पर 1 मिनट, खर्च वाला सारा हिसाब किताब अलग ही रख लेते हैं हम लोग। 52% यहाँ खर्चा किया, 23% इधर खर्चा कर दिया, तो 52 और 23 कितना हो गया, 52 और 3 55 और 20 75, यानी कि उसने 75 तो खर्चा कर दिया। पीछे कितना बच गया बताओ, 25% बचा कि नहीं बचा? पूरा 100% था स्टार्टिंग में, 75% खर्चा कर दिया, 25% उसके पास बच गया है। अब उसने क्या कहा, यदि वह 4500 रुपए बचाता है, तो अपने अकॉर्डिंग तो 25% बचाता है, लेकिन वो महानुभाव कह रहे हैं कि यार वो तो 4500 रुपए बचाता है, यानी कि 25% की वैल्यू किसके इक्विवेलेंट हो जाएगी, 4500 के इक्विवेलेंट हो जाएगी। तो यहाँ पर जो 1% है वो कितने के बराबर हो गया, 4500 बट्टा 25 के बराबर हो गया। तो उसने पूछा क्या है अपने से, उसने पूछा है कि उसका मासिक वेतन कितना है, यानी कि उसने तो अपने से 100% की वैल्यू पूछी है। तो बताओ 1% की वैल्यू अपने पास है, तो क्या आप 100% की वैल्यू नहीं बता सकते क्या? बिल्कुल बता सकते हो, इसको मल्टीप्लाई कर दो 100 से। अब ये जो वैल्यू है किसकी है, 100% की वैल्यू, बस सोल्व कर दो, 25 से 4 पर कट जाएगा, ये 0 0 5 चौके 20 का 0 हंसला गया 2 4 चौक 16 और 2 18, यानी कि उसका मासिक वेतन कितना है जी, 18,000 रुपए है क्या ऐसा कोई ऑप्शन? ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर 5 जो है वो आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बार बार मैं कह रहा हूं कोई भी डाउट आए आपको कहीं भी समझने में तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। और ये अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो आप इस वीडियो को लाइक किए बगैर मत जाइएगा, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यह जो चैनल है यह आपके चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के लिए जो मैथमेटिक्स जो पूछी जा रही है उसके लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होगा। आपकी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के अंदर जो मैथमेटिक्स है और जो हिंदी है, ये दोनों कहीं ना कहीं आपके सिलेक्शन के लिए विशेष योगदान आपको देंगे। इसलिए आप हिंदी को बहुत अच्छे से तैयार करें, आप मैथमेटिक्स को बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए, इंग्लिश को आप बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए, सबसे ज्यादा वेटेज इन्हीं सब्जेक्ट्स का है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अब इस सवाल को देखते हैं, किसी वर्ग में लड़कियों की संख्या 44 है जो कुल विद्यार्थियों का 55% है, तो वर्ग में लड़कों की संख्या क्या होगी? बहुत ही सिंपल सवाल है। देखो
वर्ग में लड़कियों की संख्या क्या है 44 है, जो कुल विद्यार्थियों का 55% है। मैंने मान लिया कि कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या है XT है, इसका 55% निकालोगे तो वो किसके बराबर आएगा 44 के बराबर आएगा। ऐसा ही तो उसने कहा है। चलो काटते हैं इसको, 11 से 5 पर कट जाएगा, 11 से 4 पर कट जाएगा, तो यहां से जो XT निकल करके आएगा वो कितना आ जाएगा 400/5, और ये अपने पास हो गया जी 80। यानी टोटल कैंडिडेट कितने हैं 80 कैंडिडेट हैं। उसमें उसने क्या कहा है कि लड़कियां कितनी हैं, लड़कियां तो 44 हैं, तो बताओ बॉयज कितने होंगे। तो 6 तो ये हो गए, तो 50 और ये 80 यानी कि 36 क्या हो गए जी बॉयज हो गए। उसने क्या पूछा है तो लड़कों की संख्या क्या होगी, लड़कों की संख्या तो 36 होगी। ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर 5 जो है, पांचवा जो ऑप्शन है नन ऑफ दिस, वो यहां पर आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वेन डायग्राम का सवाल है, अच्छा सवाल है, थोड़ा सा ध्यान से करिएगा। जो भी क्वेश्चन यहाँ पर स्क्रीन पर आए तो एक बार आप उसको खुद से जरूर ट्राई किया करिए। उससे क्या होगा कि आपका दिमाग जो हो बेटर वे में काम करेगा, चीजें जो है वो आपको ज्यादा समझ में आएंगी। देखो 40 छात्रों की एक कक्षा में 40% केवल हिंदी बोल पाते हैं। 40% जो कैंडिडेट हैं वो केवल हिंदी बोल पाते हैं, तो टोटल कितने हैं अपने पास 60 हैं। इसका 40%, तो 60 का 40% निकालोगे तो कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। यानी हिंदी कितने लोग बोल पाते हैं 24 लोग बोल पाते हैं। 25% केवल इंग्लिश बोल पाते हैं, तो इसका 25% निकालो। पहले 30 आ गया, 50% उसका आधा कर दो तो कितना आ गया 15, 15 क्या आ गया 60 का 25% आ गया। ठीक है, तो उसने पूछा क्या है और शेष छात्र दोनों भाषाएं बोल लेते हैं, तो 25 और 15 अपने पास कितना हो गया 39 हो गया। पीछे कितना बच गया अपने पास 21, यानी 21 ऐसे कैंडिडेट हैं जो दोनों भाषाएं बोल लेते हैं, वो हिंदी भी बोल लेते हैं और इंग्लिश भी बोल लेते हैं। और 24 ऐसे कैंडिडेट हैं जो केवल हिंदी बोलते हैं, 15 ऐसे कैंडिडेट हैं जो केवल इंग्लिश बोलते हैं। ठीक, तो अब उसने क्या कहा कुल कितने छात्र अंग्रेजी बोल पाते हैं। भाई अंग्रेजी यहां पर तो 15 लोग बोलते हैं, यहां पर ये जो 21 कैंडिडेट हैं वो हिंदी भी बोलते हैं, वो इंग्लिश भी बोलते हैं। उसने पूछा है कि कितने छात्र अंग्रेजी बोल पाते हैं, तो ये 15 और ये 21 कुल मिलाकर के 36 ऐसे कैंडिडेट हैं जो अंग्रेजी बोल पाते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 3 है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों आज भी हमने 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया है, तो कल की जो क्लास होगी उसमें भी हम 10 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, और ये सारे के सारे क्वेश्चंस हैं वो मैंने आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से सिलेक्ट किए हैं। तो दोस्तों उम्मीद करूंगा कि आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। यदि आज की क्लास आपको पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती का जो भी इंपॉर्टेंट सिलेबस है, जो भी मैथमेटिक्स के जो भी क्वेश्चंस हैं, वो आपको बेटर वे में आप लोगों तक डिलीवर हो सके। तो हम मिलेंगे दोस्तों कल की क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद दोस्तों।